हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में आपको याद होगा, हमने नेशनल इनकम पर बात की थी कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसे डेप्थ में समझने की कोशिश की थी और ये भी देखने की कोशिश की थी कि हम नेशनल इनकम तक पहुँचेंगे कैसे? कैसे उसे मेज़र करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है? आज हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर पर बात करने वाले हैं। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, तो आइए ज़रा समझें कि ये जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? नाम से ही चलते हैं, हमेशा शुरुआत शब्दों को समझने से ही करनी चाहिए। सरफेस लेवल पर पहले आप समझें और धीरे-धीरे गहराई में उतरना है। जीडीपी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे बहुत डिटेल में हमने समझा है। तो ये क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेट करना आप सुनते होंगे कि डिफ्लेशन, वो डिफ्लेशन एक आप सुनते होंगे, ये डिफ्लेटर है। डिफ्लेक्ट करना एक तरह से समझिए कि एक कुछ आप किसी पोजीशन में हैं, वहाँ से आप डिफ्लेक्ट करके किसी और पोजीशन में पहुँच गए, तो जीडीपी कुछ था, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर है। मतलब जीडीपी अभी आपका कुछ है, उससे आप डिफ्लेक्ट करके किसी और जीडीपी पर पहुँच गए, अब जीडीपी आपका कुछ और हो गया है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, इसे जीडीपी डिफ्लेटर आप सरफेस लेवल पर कह सकते हैं। आइए अब इकोनॉमिक टर्म्स में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या करता है? इन्फ्लेशन को मेजर करता है एक तरह से, या यूं कहिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करने वाला एक टाइप है। अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कई तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। ये भी उसमें से एक मेजर करने का तरीका है। अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप जानते हैं क्या होता है? महंगाई, कीमतों का बढ़ जाना, इंक्रीज इन प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country including exported goods। मतलब कि एक कंट्री में, मान लीजिए भारत हमारा, तो एक कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए एक देश में, भारत में प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कह रहा है, और कहाँ? विद इन अ कंट्री, देश के अंदर। उसमें एक्सपोर्टेड गुड्स भी शामिल हैं कि अब देखिए, एक्सपोर्टेड गुड्स भी हैं, तो वो बने तो देश के अंदर ही होंगे ना, तब ना बन के फिर वो बाहर गए, बाहर उनको एक्सपोर्ट किया गया। तो एक देश के अंदर जो सामान बनाए गए हैं, गुड्स या सर्विसेज, सेवा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सेवा है, तो उसमें अगर प्राइसेस का जो चेंज हुआ है, अगर वो बढ़ गया है प्राइस, तो उसको मेजर करता है ये जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है? इट शोज हाउ मच अ चेंज इन जीडीपी हैपेंड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस लेवल। ये क्या दिखाता है कि प्राइस लेवल जब चेंज हुआ, या यूं कहिए प्राइस जब इंक्रीज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्राइस के इंक्रीज करने से जीडीपी में कितना चेंज आया, उसे कहेंगे, आप कह सकते हैं कि उसे जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है अपने मेजरमेंट से, कि पहले एक जीडीपी थी,
अब प्राइसेस चेंज हो गए तो जीडीपी भी इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हाँ, इन चेंजेस इन प्राइस लेवल की बात हो रही है, तो उससे जीडीपी पर कितना इफेक्ट पड़ा, जीडीपी में कितना चेंज आया, वो जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इसका है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी बहुत ही डेप्थ में जाकर बात कर चुके हैं। देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए इसे समझने के लिए जो इसमें टर्म्स हैं उसे पहले आपको समझना पड़ेगा जाकर, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। डायरेक्ट इसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप समझ जाए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा तो मैं सब पर बात करूंगा ही जो मैंने लिखा है उस पर, लेकिन बेटर होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि कहीं हम मिस ना हो, कुछ छूटे ना हमसे। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जीडीपी में जब इन्फ्लेशन भी शामिल होता है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन या जीडीपी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन जो होता है, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। कि जीडीपी है, अब चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई या जो भी हुई, तो उसमें इन्फ्लेशन जब शामिल हो जाता है, कीमतें बढ़ गई या घट भी गई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों आप शामिल कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है कि जो जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो हुआ है, मतलब प्राइस चीज़ों की बढ़ी है या घटी है, उसको उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीडीपी एक्सक्लूडिंग या फिर कहिए माइनस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होगा उसे हम रियल जीडीपी कहेंगे। इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, और उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर तक पहुंचेंगे। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि पिछले साल जो है हमारा जीडीपी 100 रुपये था। पिछले साल हमारा जीडीपी 100 रुपया था, जितने भी सामान भारत ने बनाए उनकी कीमत मिलाई तो 100 रुपये हुआ जीडीपी हमारा। इस साल ये बढ़ के 120 रुपये हो गए, मान लेते हैं कि 120 रुपया हो गया। अब देखने से तो लग रहा है कि जीडीपी 100 से बढ़ के 120 हो गया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो है 10% महंगाई शामिल हो, 10% इन्फ्लेशन हो गया हो। तो अगर 10% इन्फ्लेशन हुआ है तो हमारा रियल जीडीपी कितना हुआ, वो 10% को घटाएंगे तो रियल जीडीपी हमारा, मान लीजिए 10% इन्फ्लेशन हुआ तो रियल जीडीपी तो हमारा 110 ही हुआ। 10% क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है, रियल तौर पर हमारा 10 रुपये ही एक्स्ट्रा बढ़ा है। बाकी इस 120 में जो 10 रुपया शामिल है वो इन्फ्लेशन का है। तो ये जो 120 है ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा, और हमारा रियल जीडीपी क्या होगा, 110। क्योंकि 10 रुपये ही रियल तौर पर बढ़ा, बाकी 10 रुपये जो था, 10% जो था वो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। या इसी में हो सकता है कि 100 से घट के यहाँ पे 80 रह जाता, 80 डिफ्लेशन हो गया जीडीपी में। तो हमारा रियल जीडीपी उस केस में क्या होता, उस केस में हमारा रियल जीडीपी 100 का 100 रहता, और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 80 हो जाता। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए 10% का हो सकता है जीडीपी घट गया 80 से, लेकिन उसमें डिफ्लेशन जो है वो 10% शामिल था। तो 10% शामिल था डिफ्लेशन, तो 90 रुपीज़ जो हो गया वो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाए। ठीक है, उसको हटा देंगे, अब बाकी हमारा रियल जीडीपी 100 का 100 ही रहेगा। क्योंकि जीडीपी अब देखिए आगे में तो महंगाई बढ़ती है और
कीमतें बढ़ती हैं तो हम वहाँ पे रियल जीडीपी तक पहुँचते हैं, जो आगे हम लोग जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भारत कमाता जाएगा। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है कि जहाँ पे आप हैं रियल जीडीपी से, उससे सिर्फ़ डिफ्लेशन को आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ों की कीमतें घटी हैं, तो बस उतना ही आप साइड करेंगे, बाकी जीडीपी तो उतना का उतना ही आपका रहेगा। लेकिन आगे जाके क्या, क्योंकि अब देखिए, एक आपका प्रोडक्शन था, यहाँ जब 100 रुपए आपका था, तो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन था आपका। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो आप नहीं घटाएँगे, क्योंकि समय के साथ तो पैसे आते हैं, तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। हाँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 1 साल ये रहा, 100 रुपए हमारा रियल जीडीपी था। अब अगले साल ये होता है कि हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही घट जाता है। 100 रुपए का सामान हम बना रहे थे, अब हम 90 रुपए का ही सामान बना रहे हैं। मतलब रियल जीडीपी ही घट के 90 रुपया हो गया है। उसमें भी अगर मान लेते हैं 100 से 80 हो गया, तो वो मान लेते हैं उसमें 10% डिफ्लेशन शामिल था, और बाकी जो वो 10 रुपया बचा वो क्या है? वो है हमारा कि हमने लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही घटा दिया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही कम कर दिया। तब वो इन केस उस केस में हो जाता है हमारा 90 रियल जीडीपी, और 80 जो है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। ठीक है? सिंपल आप रखिए, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। तो ये है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो हम लोग इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स कर रहे थे, उसका ये आखिरी टॉपिक था। इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे शुरुआत में इस चैप्टर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम एक-एक करके करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।